ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो है आफ्टर द ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट रिसेंटली जो हुआ है उसके बाद से ज़्यादा हुआ है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो अराउंड 5000 ईयर्स पुरानी है। ये बिफोर कॉमन एरा से जानती है और कि पहले किस तरीके से ईरान के अंदर ही पर्शियन एम्पायर जो थी पहले उसमें जो है ज्यूज़ रहा करते थे, ज्यूज़ को पनाह दी गई थी और फिर उनकी सेटलमेंट ईरान ने खुद कराई थी और बाद में इसराइल के एवोल्यूशन के बाद जो है ईरान को सपोर्ट करता था इसराइल। लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल एंटाई हो गए और दोनों की जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑल द वे फ्रॉम द बिगिनिंग कि क्या हिस्ट्री थी ईरान और इसराइल की पहले से टिल द प्रेजेंट डे। ये कहानी शुरू होती है 600 बिफोर कॉमन एरा से, जब पर्शियन एम्पायर के जो रूलर थे वो साइरस द ग्रेट थे, बहुत मशहूर रूलर जो थे। उनके टाइम पे जो है ये ज्यूज सारे आके सेटल हुए थे ईरान में, क्योंकि इनको जो है बेबीलोन जो उस मॉडर्न डे इराक है वहाँ के बादशाह ने जो है इनको एग्जाइल कर दिया था और तो ये सारे ज्यूज यहाँ आके सेटल हुए थे। और फिर जो है साइरस द ग्रेट ने जो है इनको कहा था कि आप अपनी सेटलमेंट जो है जेरूसलम में कर लें, आप अपना टेम्पल बना लें। और जो भी इनका जो प्री हिस्ट्री थी पहले वो जेरूसलम से ही स्टार्ट हुई थी। आज जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो इसी बेसिस के ऊपर होते हैं। इनकी जो हिस्ट्री है वो पास्ट है, वो कनेक्टेड है अभी इस मॉडर्न डे से। तो इसलिए उन्होंने जो साइरस द ग्रेट ने कहा था कि आपने जो भी इबादतें करनी है, जो करना है, आप जाके जो है जेरूसलम में सेटल हो सकते हैं। और ये जो है पर्शियन बादशाह थे और उस वक्त जो है इतना कॉन्फ्लिक्ट था नहीं, ना इधर इस्लाम उस वक्त इतना पॉपुलर था और ज्यूज जो थे वो भी इतने पॉपुलर नहीं थे और थे लेकिन काफ़ी सारे अमीर ज्यूज उस वक्त। तो उन्होंने जो है क्या किया, अपनी सेटलमेंट्स जो है वो जो है अपनी जेरूसलम में कर ली। और इस चीज़ को जो है बाइबल के अंदर भी जो है मेंशन किया गया था। साइरस द ग्रेट ने जो है ये ऐसी बातें कही थी कि जो है आप अपनी किंगडम ऑफ इसराइल जो है वो इस्टेब्लिश कर लें। तो इनका जो प्लान है ये हमने नज़र तो अब आता है कि ग्रेटर इसराइल का प्लान, या फिर आप कह लें कि इसराइल एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ये आज जो सारे हम लोग बातें करते हैं। लेकिन इसकी जो हिस्ट्री है वो इतनी वास्ट और पुरानी है कि पर्शियन टाइम से जो है चलती आ रही है। एंड फ्रॉम देन जो है फिर ज्यूस का लड़ाई होती रही और फिर जब इस्लामिक कैलिफेट आई थी तो उस वक्त जो है इस्लाम के सेकंड कैलिफ ने जो है उन ज्यूस को जो है जेरूसलम से निकाल दिया था और इस्लामिक रूल जो है इस्टेब्लिश हो गया था। एंड देन फिर वो लेटर जाके यूरोप में सेटल हुए। तो बेसिकली ज्यूस की जो है ना एक परमानेंट कोई सेटलमेंट थी नहीं, मतलब कि ये लोग जो हैं किसी और मुल्क में जाते थे, इमिग्रेंट्स के तौर पे ही रहा करते थे। बट इनके पास जो है वो पैसा बहुत हुआ करता था, तो ट्रेडिंग के चक्कर में जो है उनको आने दे देते थे दूसरे कंट्रीज के, एम्पायर्स हो गई, एम्प्रेस हो गए, एंड ताकि उनको ज़्यादा रिच हो सकें और उनको पैसा मिल सके। तो इस वजह से जो है साइरस द ग्रेट ने भी सोचा कि ज्यूज होते हैं अमीर हैं, काफ़ी शार्प भी होते हैं, तो उन्होंने जो है अपने फ़ायदे के लिए क्या किया कि उनको एक सेटलमेंट जो है वो अपनी बना के दे दी जेरूसलम के अंदर। और तभी से जो है ज्यूज जो है अपना मानते हैं कि जो हमारी सेटलमेंट है वो यहीं पे बनती है, क्योंकि उनका जो टेंपल है थर्ड टेंपल, आज थर्ड टेंपल की बातें होंगी, लेकिन ये जब टाइम की बात है जब आई थिंक फर्स्ट टेंपल जो है वो इस्टेब्लिश इनका होने वाला था। अब हज़रत सुलेमान, अगर हम इस्लामिक टच से देखें तो ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से जो है चलते आ रहा है। उस वक्त जो है उन्होंने भी कहा था कि ज्यूस को जो है मौका दिया गया था और उन्होंने टेंपल बनाया था। तो आज हम जो थर्ड टेंपल की बात करते हैं उसको हम कहते हैं हैकल सुलेमानी। तो उस वक्त जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये बना नहीं सके थे, तो उस टाइम से लेके अब तक इनकी जो है वो टेंपल की एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुई है। एंड देयर बिलीफ इज कि वो मस्जिद अक्सा को जो है तोड़ेंगे, ख़त्म करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके बाद जाके जो है इनका टेंपल इस्टेब्लिश होगा। तो ये जो है ये जेरूसलम तक जो सेटलमेंट हुई है ये पर्शियन एम्पायर के टाइम से हुई है और ज्यूज जो है कहते हैं कि हमारा जो है लैंड पे हक है।
फास्ट फॉरवर्डिंग कमिंग टू 1947, जब यूएन में पार्टीशन प्लान प्रपोज किया जाता है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो ब्रिटिश स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए थे, जिसमें से सब कॉन्टिनेंट वाज वन ऑफ देम। और आपके मिडिल ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स भी थे जो कि इंडिपेंडेंट हो रहे थे, जिसमें से एक फ़लस्तीन का स्टेट था। अब ये स्टेट जो है वो ज्यूज़ को, यानी कि इसराइल की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर प्रपोज किया जा रहा था कि आप जो है ये स्टेट इसराइल को दे दें। बट मुस्लिम कंट्रीज़ ने इसको अपोज किया था, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो है फ़लस्तीन का हक है और एक टाइप से ये कब्ज़ा होगा, कैप्चर होगा। इट विल नॉट बी द राइट टू इस्टेब्लिश दैट स्टेट। लेकिन फिर अल्टीमेटली जो मेजॉरिटी होती है वो विन होती है। तो आउट ऑफ 11 कंट्रीज़ 8 ने जो है वो इस फेवर में वोट किया कि जो है इसराइल इस्टेब्लिश होना चाहिए। और जो 3 अपोज जिन्होंने किया उसमें से एक ईरान था और 2 कंट्रीज़ जो थी, एक इजिप्ट था और दूसरा टर्की था। लेकिन उसके बाद जो है और फिर आफ्टर सम टाइम जो ईरान ने जो है रिकग्नाइज़ कर लिया था इसराइल को एज अ स्टेट, और उसके बाद फॉलोड बाय टर्की। इट वाज द सेकंड स्टेट व्हिच रिकग्नाइज्ड इसराइल। तो उसके बाद जो है कॉन्फ्लिक्ट इतना हुआ नहीं, एक अच्छा पीस चल रहा था दोनों के बीच में, क्योंकि जो शाह ऑफ ईरान थे मोहम्मद रज़ा पहलवी, वो एक प्रो सपोर्टर थे वेस्टर्न पॉलिसीज़ के। एंड सेकेंडली, लेकिन जो ईरान की राइट में इस्लामिस्ट रिजीम्स थी उन्होंने सख्ती से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जो है वो सब कुछ स्मूथली चल रहा था, ट्रेडिंग हो रही थी, ऑयल ट्रेड हो रही थी। अराउंड कोई $1 बिलियन की जो है इसराइल और ईरान के बीच में ट्रेड डील्स हो रही थी। तो द कनेक्शंस वर दैट गुड एट दैट टाइम। तो उसके बाद जो है फिर एक अरब इसराइल वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिससे जो है चीज़ें थोड़ी सी डिस्टेबिलिटी की तरफ चली जाती हैं। इसके अंदर ईरान इन्वॉल्व होता है और दूसरे अरब स्टेट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, और ये वॉर जो है 6 डे तक चलती है। अब इसको जो है हम जब पूरी मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री जो है जब करेंगे स्टार्ट, तो इंशाल्लाह तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो हम फ़िलहाल इसके ऊपर फोकस रखते हैं। तो इसराइल जो है वो उसने जो है फिर से एक पीस प्रपोज़ किया, और जो है वो ये वॉर 6 डेज़ के बाद ख़त्म हो गई, क्योंकि उस वक्त जो है सिर्फ ईरान या फिर कुछ मुस्लिम स्टेट्स नहीं थे, बल्कि बहुत सारे स्टेट्स थे जो कि पावरफुल थे, और इसराइल एक न्यूली इस्टेब्लिश स्टेट था। उसके पास जो है इतना डिफेंस सपोर्ट था नहीं, मिसाइल सिस्टम था नहीं एट दैट टाइम। तो उन्होंने जो है इसको जो है एज क्विक एज पॉसिबल ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद जो है ईरान और इसराइल जो है वापस से ऑन ट्रैक हो गए थे। लेकिन इस चीज़ को जो ईरान के अंदर जो है ना, मेजॉरिटी जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी इसराइल को एज अ लेजिटिमेट स्टेट। उन्होंने कहा है कि भाई हम जो है इस्लाम के हिसाब से जो ये गलत है किसी की ज़मीन का हक मारना, विच वाज काइंड ऑफ उनका ओपिनियन सही था। लेकिन जो वर्ल्ड की पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर अमल करते हुए एट दी एंड जो मेजॉरिटी इन्हीं को मिली थी इसराइल की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। अब ईरान के जो रिलेशन इसराइल के साथ उसमें शिफ्ट लाता है वो है रेवोल्यूशन, जो कि 1979 में आया था। एक इस्लामिस्ट रिजीम चेंज हुई थी, और ईरान के अंदर एक मास वाइड प्रोटेस्ट के बाद जो है मोहम्मद रज़ा पहलवी जो ईरान के शाह थे, उन्होंने जो है रिज़ाइन दे दिया और वो उनको एग्जाइल कर दिया गया। इसराइल की जितनी भी एम्बेसीज थी या जो भी इसराइल के एसेट्स थे ईरान के अंदर, उन सब के ऊपर इन प्रोटेस्टर्स ने जो है अटैक किया था और उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन ये तक कहा जाता है कि ईरान के जो बाहर भी इसराइल की एम्बेसीज थी उनके ऊपर भी इन एक्सट्रीमिस्ट ने जो ग्रुप्स ने जो है अटैक किया था। अब उसके बाद जो है ईरान में रूहुल्लाह ख़ुमैनी, जो कि उस वक्त के रेवोल्यूशनरी लीडर थे, सुप्रीम लीडर, उनको जो है बना दिया गया, और उनकी जो अप्रोच थी वो बिल्कुल इस्लामिस्ट थी और एंटी इसराइल थी। और उसके बाद से ये डाउन स्लाइड शुरू होता 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 आज आप देख सकते हैं कि इन दोनों मुल्कों के बीच में जो जंग हुई थी कुछ दिन पहले, उसका रीज़न भी यही रिजीम चेंज जो है आप कह सकते हैं बनती है। क्योंकि इससे पहले तो ईरान के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इसराइल के साथ, क्योंकि जो ईरान के शाह थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के सपोर्ट में थे, वेस्टर्न पॉलिसीज़ के सपोर्ट में थे। तो इसलिए इट वाज एन ईजी चांस फॉर ईरान टू सपोर्ट इसराइल। इस रिजीम चेंज के बाद जो दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी वही हुआ, और सारी पॉलिसीज़ अब ईरान जो है वो एंटी वेस्ट के तरफ बनाने लग गया था। इसराइल को जो है उसने कह दिया कि हम पहले इसराइल को रिकग्नाइज़ करते थे, अब इसराइल को हम रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे, और वी डोंट कंसिडर इसराइल एज ए legitimate state and we have the right
टू काउंटर इट एट एनी पार्ट। तो इन्होंने सारे काउंसिल के अंदर, यूएन काउंसिल के अंदर, वर्ल्ड वाइड पूरे जितने भी जहाँ पे भी फॉरम्स पे जा सके वहाँ पे जाके इन्होंने इसराइल के खिलाफ एक कैंपेन चलाई। और ईरान का जो है दुनिया अब एक दूसरा डिफरेंट एजेंडा देखने लग गई जो कि वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। तो खैर इसके बाद जो इस रिजीम में जो है सबसे बड़ा जो शिफ्ट आया है वो ये आया कि इसराइल के ऊपर जो है अब डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया था ईरान थ्रू द प्रॉक्सीज। अब प्रॉक्सीज ये होती हैं कि ऑन फ्रंट रियलिटी पे जो है लड़ाई जो है वो नहीं करेगा ईरान, बल्कि अपनी छोटी छोटी आर्मीज को जो है वो भेजेगा जो कि ईरान की ऑफिशियल आर्मी का पार्ट नहीं होंगे, बट जो उनको इक्विपमेंट होगी, असला होगा और मिलिट्री जितनी भी इक्विपमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी जो है वो ईरान ही प्रोवाइड करेगा। तो इसके बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई थी लेबनान में, हिजबुल्ला की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और जो आर्मी ऑफिशियल थी लेबनान की वो जो है अब ख़त्म हो गई थी और जो है ये एक सिंगुलर आर्मी जो है अब जिसको हम हिजबुल्ला कहते हैं वो रहेगी। वैरस फ़लस्तीन के अंदर इन्होंने जो है हमास को फॉर्म किया था और ये सारे जो हैं बैक थे बाय ईरानियन इक्विपमेंट्स। और इसके रिस्पांस में इसराइल ने क्या किया, इसराइल ने जो है ईरान के अंदर सीक्रेटली एक स्पाई ऑपरेशन कैरी आउट किया, क्योंकि उस वक्त जो है एक डाउट ये पैदा हो रहा था कि शायद ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट कर रहा है या फिर उसकी प्रोसीडिंग्स की तरफ है। तो इस ऑपरेशन को करने के बाद जो है इसराइल ने जो है बेसिकली ईरान ने फिर इल्ज़ाम लगाए, क्योंकि ईरान के जो साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, टॉप के मिलिट्री कमांडर्स थे, उन सब को जो है टारगेट उनकी असैसिनेशन होने लगी। तो ईरान ने जो है सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया कि इसराइल की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। अब इसके बाद जो है इसराइल और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर एक राइज आता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी इसराइल को तो वो एक्सेप्ट कर नहीं रही थी, नो डैट, लेकिन उस ईरानियन जो उस वक्त के सुप्रीम लीडर थे रुहुल्लाह ख़ुमैनी, उन्होंने ये फतवा दिया था कि ईरान जो है अब इसराइल को किसी भी हद तक ख़त्म करने की कोशिश करता है एंड इट इज़ अ कैंसर फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड। तो ये एक मतलब इतनी बड़ी बात कहना, और इसको जो है फिर दुनिया ने ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं किया है कि भाई ये कैसी बात कह दी उन्होंने। इसराइल का स्टेट जो है वो एक ऑफिशियल स्टेट है और ईरान खुद इसको जो है एक्सेप्ट करता है। के बाद से ये दो कंट्रीज़ आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रही हैं। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं 2006 में लेबनान में जो वॉर हुई थी वो बेसिकली हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में हुई थी, जब इसराइल ने जो है सदर्न लेबनान के ऊपर अटैक किया था टू एलिमिनेट द ईरानियन प्रॉक्सीज, और बेसिकली ईरान की जो पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ये अटैक किया था। और इसराइल इसमें जो है फिर नाकाम हो जाता है और हिजबुल्ला को जो है वो विक्ट्री जो मिल जाती है। सो इसके बाद से कंटिन्यूस चलता रहता है। फिर बीच में कुछ टाइम पहले 1990s के अंदर गल्फ वॉर हुई थी, उसके अंदर तो खैर इराक और वो यूनाइटेड स्टेट्स का ज़्यादा प्रॉब्लम था, बट उसके अंदर भी ईरान की इन्वॉल्वमेंट जो थी वो मिनिमल थी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं थी और इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड तो इतनी नहीं थी। तो ये मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी रीजनल डिस्प्यूट्स हुए हैं उसमें दो मेजर कंट्रीज़, एक तो सऊदी अरेबिया है और दूसरी ईरान है, ये दोनों की इन्वॉल्वमेंट हमेशा आपको नज़र आती ही है। तो यू कैन से कि दिस लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फ्लिक्ट एट द एंड यही है, इसकी वजह ये है कि ईरान जो है बेसिकली अपना ये पॉइंट प्रूव कर रहा है कि इसराइल की जो इस्टेब्लिशमेंट है इस्लामिक हिस्ट्री से और इस्लामिक बुक्स के अकॉर्डिंगली वो जो है एक अच्छी साइन नहीं है मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। वेरएज इसराइल जो है वो अपनी हिस्ट्री देख रहा है कि उसका जो थर्ड टेम्पल था, उसकी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ थर्ड टेम्पल थी, उसको वो कंप्लीट करना है। सो द बोथ दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। इसकी जो रीज़न है वो यही है कि दोनों को जो है बस अपनी हिस्ट्री को जो है वो सही प्रूफ करना है। एंड रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन ईरान एंड इसराइल, जिसके अंदर आप कह लें कि विक्टोरियस तो कोई रहा नहीं, क्योंकि यूएस ने जो है बिल्कुल खाली न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया था जो B-2 बॉम्बर से किया था, और सेकेंडली इसराइल के ऊपर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज ज़्यादा हुआ है कंपेयर टू मिलिट्री डैमेज। तो ये एक बेसिकली आई थिंक जो ये मुझे लगता है कि ये एक पावर टेस्ट था कि किसके पास कितनी पावर है। एंड इसराइल ऑल्सो हैज़ रियलाइज्ड कि जो है ईरान जो है वो इतनी आसानी से आप इन्वेड नहीं कर सकते, या फिर आप कह लें कि ईरान जो है वो गाज़ा या फिर लेबनान नहीं है। वेर एज ईरान को भी ये समझ आ गई है कि द मोमेंट इसराइल इज़ गोइंग डाउन स्लाइड या फिर थोड़ा सा नीचे हो जाता है या पीछे हो जाता है वॉर में, तो अमेरिका उसके अंदर ज़रूर इन्वॉल्व होगा। और वो हमने देखा, अमेरिका ने कहा था कि वी विल नॉट बी इन्वॉल्व इन दिस एंड ऑल दैट, वो जो स्टेटमेंट्स प्री वॉर स्टेटमेंट्स जो थी उनकी, बट एट दी एंड उन्होंने भी अटैक किया।